आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन में मोशन ऑफ सैटेलाइट। तो हेडिंग डालिए मोशन ऑफ सैटेलाइट। मोशन ऑफ सैटेलाइट। मोशन ऑफ सैटेलाइट। तो इसमें पहला टर्म है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी तो पहले समझते हैं सैटेलाइट क्या होता है। कोई भी बॉडी जो अर्थ के अराउंड, किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, उसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। जैसे मून भी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, राइट। लेकिन हम लोग मैनमेड सैटेलाइट की बात करें तो हम लोग डिफरेंट पर्पजेस के लिए अर्थ के अराउंड सैटेलाइट लॉन्च करते हैं जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए ये अर्थ है, इसका मास है me और इसकी रेडियस है re, और ये अर्थ की सरफेस से h हाइट पर, यहां पर ये एक स्मॉल m मास का पार्टिकल जो कि सैटेलाइट है, और ये re प्लस h रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, राइट। तो इस re प्लस h को हम लोग नाम दे सकते हैं स्मॉल r, जो कि हो जाएगा re प्लस h। तो इस सैटेलाइट का जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसका रेडियस है स्मॉल r, और इस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट मान लो v0 स्पीड, और ये एक कांस्टेंट स्पीड होगी। इस कांस्टेंट स्पीड से ये सर्कुलर ऑर्बिट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में आप पहले एक लाइन लिखें, इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट, it is the velocity required to put the satellite into its orbit around the earth, right। अब सवाल ये आ रहा कि ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर घूम रहा है स्मॉल r रेडियस में, re प्लस h रेडियस में, तो बताओ यूनिफॉर्म सर्कल में घूमने के लिए हमें घूमते समय डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, और डायरेक्शन बदलने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, यानी वो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर चाहिए, राइट। तो बताइए जरा, यहाँ पर सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स होगा, और वो फोर्स है ये अर्थ का मास इस सैटेलाइट के मास को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, और वही बनता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो इसमें एक लाइन लिखें, the necessary centripetal force to the satellite is provided by gravitational attraction between earth and satellite, between earth and satellite। तो समझो जरा, इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, एफ अट्रैक्शन, वही बन गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या होगा? Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर बराबर m इंटू AC, और AC की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर बाई r। ये हमारा ऑर्बिटल स्पीड है। m से m कटा, r से एक r कटा, तो v0 की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर gme अपॉन स्मॉल r, या इसी को लिख सकते हो आप रूट के अंदर gme अपॉन re प्लस h। ये हो जाएगा हमारा ऑर्बिटल स्पीड। यानी कोई सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से स्मॉल r हाइट पर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी रूट gme अपॉन स्मॉल r, और स्मॉल r को आप लिख सकते हैं re प्लस h, जहां पर h है अर्थ की सरफेस से हाइट, राइट। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यहीं पर हम निकाल सकते हैं इसका टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड क्या होगा? एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करने के टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। तो जरा समझते हैं टाइम पीरियड इस सैटेलाइट का क्या कैसे निकालेंगे। तो एक चक्कर का जो टाइम होगा
बताओ वो होगा 2πr अपॉन वी नॉट ऑर्बिटल स्पीड। तो ये देखो बेटा 2π अपॉन वी नॉट की वैल्यू रूट के अंदर GME अपॉन आर इनटू ये हो जाएगा आर। तो t बराबर ये हो जाएगा 2π रूट के अंदर GME और ये ऊपर जाएगा तो r की पावर 3/2। ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड, राइट। तो ये इसका टाइम पीरियड, जरा इसे स्क्वायर करें अगर तो टी स्क्वायर बराबर 4π² अपॉन GME और ये हो जाएगा आर क्यूब। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी सैटेलाइट के टाइम पीरियड का स्क्वायर उसका जो ऑर्बिटल रेडियस है आर उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है के, वो कांस्टेंट ये लिखा है बेटा 4π² अपॉन GME, ये हमारा वो कांस्टेंट है, ये हमारा वो कांस्टेंट है, राइट। इतना नोट करिए। इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो बात करें उन सैटेलाइट की जो अर्थ के सरफेस के बहुत ही क्लोज सैटेलाइट हैं, अर्थ की सरफेस के क्लोज अगर होंगे तो बताओ एच की वैल्यू टेंडिंग टू 0 होगी और आर ई बताओ हमारा स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, राइट। तो नीचे नोट लगा के पहला पॉइंट लिखिए, नोट लगा के पहला पॉइंट लिखें, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ सरफेस, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ सरफेस। तो अगर बताइए अर्थ सरफेस के क्लोज सैटेलाइट होगा एच टेंडिंग टू 0, आर लगभग बराबर होगा आर ई के, उस केस में ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगा रूट के अंदर GME अपॉन स्मॉल आर की जगह आर ई। इसमें अगर हम ऊपर नीचे आर ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा GME अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू आर ई। जरा गौर से देखो, ये बन जाएगा रूट के अंदर GRE, ये बन जाएगा एस्केप स्पीड बाई √2। यानी वो सैटेलाइट जो अर्थ की सरफेस के क्लोज होते हैं उनकी ऑर्बिटल स्पीड होती है हमारा एस्केप स्पीड बाई √2 या √GME बाई RE, या √GRE वही बन जाता है एस्केप वेलोसिटी अपॉन √2। ये है हमारा ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ सरफेस। इनका टाइम पीरियड बताओ बेटा क्या होगा, 2πr अपॉन वी नॉट होता था, लेकिन अर्थ सरफेस के क्लोज बात हो रही है तो 2πr की जगह आर ई और बी नॉट की जगह है √GRE। तो देखो जरा, ये आया 2π रूट के अंदर RE/G, 2π √RE/G। और याद करो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 84.6 मिनट, याद करिए, और ये होता था 1.4 आवर। ये बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कई जगह आ चुका है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी उस सैटेलाइट का जो अर्थ सरफेस के क्लोज होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है 2π √RE/G और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 1.4 आवर या 84.6 मिनट, राइट। अब अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, हेडिंग डालिए एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। हम सैटेलाइट की एनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट। तो बताइए जरा पोटेंशियल एनर्जी पहले देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ अर्थ की वजह से यहां पोटेंशियल इनटू मास m, ये बनेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये माइनस GME अपॉन स्मॉल r इंटू स्मॉल m, ये बन जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, ½ m V नॉट स्क्वायर। याद करो
ऑर्बिटल स्पीड अभी अभी हमने देखा था, ऑर्बिटल स्पीड का रिजल्ट अभी अभी निकाल के गए हैं, रूट जी एम ई अपॉन स्मॉल आर। तो ये वैल्यू जरा यहां रख दीजिए, तो ये आएगा हाफ एम जी एम ई अपॉन स्मॉल आर। तो जरा बताओ टोटल एनर्जी ई टोटल, ये आएगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस जी एम ई एम अपॉन 2r, ये आएगा हमारा टोटल एनर्जी। तो जरा गौर से देखिए, जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है ई टोटल पोटेंशियल का आधा है, जितना पोटेंशियल है उसका हाफ लिखा है, और यही टोटल एनर्जी जो काइनेटिक है उसी के नेगेटिव के बराबर है, माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है लेकिन टोटल एनर्जी नेगेटिव है, राइट। और टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव शोज बाइंडिंग नेचर, नेगेटिव शोज बाइंडिंग नेचर, नेगेटिव शोज बाइंडिंग नेचर, यानी ये पार्टिकल अर्थ के साथ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, ये बाइंडिंग नेचर को शो करेगा, राइट। ये हो गया ई टोटल, राइट। अब देखिए जरा, अब अगर हम बात करें यहां पर ग्राफ बनाएं जरा एनर्जी का आर के साथ, एनर्जी का आर के साथ। तो हम बताओ यहां पे टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब दिखाना चाहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट ये है, बताओ काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/r और पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ पॉजिटिव में आएगा प्रोपोर्शनल टू 1/r, और ये काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा पोटेंशियल और करंट उसको देखिए जरा, टोटल एनर्जी को, टोटल एनर्जी है माइनस जी एम ई एम बाई 2r, ये भी प्रोपोर्शनल टू 1/r है लेकिन नेगेटिव, तो ग्राफ नीचे आएगा। अच्छा जो पोटेंशियल एनर्जी वो ज्यादा नेगेटिव है, पोटेंशियल अगर ज्यादा नेगेटिव है तो पोटेंशियल का ग्राफ ज्यादा नीचे होगा, इसके ऊपर होगा हमारा टोटल एनर्जी, ये ई टोटल और ये पोटेंशियल, राइट। और ये दोनों ही ग्राफ प्रोपोर्शनल टू 1/r है लेकिन माइनस में है, माइनस में है, नेगेटिव में, इसलिए ग्राफ नीचे बनाया गया है, राइट। नोट करिए। आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन करेंगे जरा इस पर। आजकल ऐसा सवाल वो लोग पूछते हैं क्योंकि जनरली लोग फार्मूला रट लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो सैटेलाइट पे लग रहा है, वैसे तो वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है लेकिन वो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर बदल देते हैं। जैसे एक सवाल लिखिए, लिखें ऑन व्हाट पावर ऑफ आर, ऑन व्हाट पावर ऑफ आर will the square of time period, will the square of time period depend, will the square of time period depend if gravitational force, if gravitational force of attraction, if gravitational force of attraction between planet and star, if gravitational force of attraction between planet and star is proportional to r power minus 5/2, is proportional to r power minus 5/2। समझ लीजिए, उन्होंने कहा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अट्रैक्शन का फोर्स है, वो प्रोपोर्शनल टू r पावर माइनस 5/2 है। तो कह रहे हैं बताओ टाइम पीरियड का स्क्वायर r के कितने पावर के प्रोपोर्शनल होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें टी स्क्वायर का प्रोपोर्शनलिटी निकालना, क्योंकि जनरली लोग रट लेते हैं कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा है या किसी भी प्लेनेट के अराउंड घूम रहा है
तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, जहां पे आर उस सैटेलाइट का उस प्लैनेट के सेंटर से डिस्टेंस होता है, जिसे ऑर्बिटल रेडियस कहते हैं, राइट। लेकिन अब सवाल उन्होंने बदल दिया, तो बताओ यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा एम वी स्क्वायर बाई आर प्रोपोर्शनल टू आर पावर -5/2। एम इज कांस्टेंट, तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर पावर, ये 1 पावर इधर जाएगा तो 1 पावर ऐड करो तो -5/2 + 1, यानी वी स्क्वायर विच प्रोपोर्शनल टू आर पावर -3/2, तो v प्रोपोर्शनल टू आर पावर -3/4। ये आ गया स्पीड का प्रोपोर्शनलिटी, ये आ गई स्पीड की प्रोपोर्शनलिटी। अब देखो जरा टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा 2πr/b, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r/b, तो प्रोपोर्शनल टू r/v और v प्रोपोर्शनल टू r पावर -3/4, तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r पावर 1 + 3/4, तो t प्रोपोर्शनल टू r पावर 7/4। तो बताओ बेटा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r पावर 7/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां देखो हम कोई रटा हुआ रिजल्ट यूज नहीं कर सकते, हमें ड्राइव करना पड़ेगा, इसलिए तरीके पे ध्यान दीजिए कि कैसे कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड सैटेलाइट होते हैं, एक को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक को बोलते हैं जियो स्टेशनरी। तो इनके बारे में एक एक लाइन लिखेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी से नाम से ही समझ में आ रहा है, जियो स्टेशनरी वो सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रुके हुए नजर आते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है, राइट। और कोई सैटेलाइट अगर वो भी अर्थ के एंगुलर स्पीड से घूमने लगे, तो बताओ अगर वो सैटेलाइट कानपुर शहर के ऊपर है, तो वो सैटेलाइट बताइए अगर वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है और वो अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे हैं, तो कानपुर शहर के ऊपर ही वो हमेशा नजर आएगा, तो वो लगेगा कि वो सैटेलाइट रुका हुआ है। तो ऐसा सैटेलाइट जिसके घूमने का एंगुलर स्पीड अर्थ के घूमने की एंगुलर स्पीड के बराबर होती है, वो सैटेलाइट हमेशा अर्थ के किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रुके हुए नजर आते हैं, या उनकी रिलेटिव स्पीड अर्थ के रिस्पेक्ट में 0 होती है। ऐसे सैटेलाइट को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, राइट। तो इसमें एक लाइन लिखिए, इफ ए सैटेलाइट इज रिवॉल्व्ड, if a satellite is revolved from west to east, if a satellite is revolved from west to east, from west to east with a period of revolution, with a period of revolution equal to 24 hours, with a period of revolution equal to 24 hours in a circular orbit, in a circular orbit concentric and coplanar with, concentric and coplanar with equatorial plane of earth, concentric and coplanar with equatorial plane of earth, फुल स्टॉप वाले लिखें, its relative velocity, its relative velocity, its relative velocity with respect to earth, its relative velocity with respect to earth will be 0, its relative velocity with respect to earth will be 0. Such satellite is called, such satellite is called geostationary, such satellite is called geostationary because it appears stationary, because it appears stationary to the observer, to the observer on the earth, because it appears stationary to the observer on the earth. समझो जरा, ये अर्थ है, ये अर्थ है जो कि अपने पोलर एक्सिस के अबाउट वेस्ट टू ईस्ट, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ,
ऐसे एक ओमेगा से घूम रहा है। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो भी वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटोरियल प्लेन में और कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे ऐसे घूम रहा है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होता है वो इक्वेटोरियल प्लेन में होता है। किसमें होता है? इक्वेटोरियल प्लेन। ये इक्वेटोरियल प्लेन है, तो कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद इक्वेटोरियल प्लेन, ये इक्वेटोरियल प्लेन है। तो अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन के साथ कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर, राइट। तो ये हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। इसे हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, राइट। तो अर्थ भी बताइए वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा और वो सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा और दोनों के घूमने का ओमेगा बराबर होगा। तो वो हमेशा अर्थ के किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रुका हुआ नजर आएगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, राइट। अब लिखें पोलर सैटेलाइट, अब लिखें पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। तो हमें अगर अर्थ के किसी पर्टिकुलर प्लेस पर नजर रखनी है तो हम कौन सा सैटेलाइट यूज करेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अगर हमें अर्थ के किसी पर्टिकुलर प्लेस पे नजर रखनी है। पोलर सैटेलाइट अर्थ की इंटायर सरफेस को स्कैन करता है। कौन? पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या होता है? अर्थ घूम रहा है ऐसे वेस्ट टू ईस्ट और पोलर सैटेलाइट घूमता है ऐसे पोलर एक्सिस में। ये पोल है, ये होगी उसकी पोलर एक्सिस ऐसे। ये है पोलर सैटेलाइट। यानी बताइए जो इसका ऑर्बिट होगा वो इस इक्वेटोरियल प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन होगा, राइट। इसे हम लोग बोलते हैं पोलर ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट। तो सोचो जरा, ये सैटेलाइट ऐसे पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, अर्थ ऐसे रिवॉल्व करेगा, तो वो कभी ना कभी अर्थ के अलग अलग प्लेस के ऊपर पाया जाएगा। तो अगर हमें अर्थ की पूरी सरफेस को स्कैन करना है तो हम पोलर सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एक लाइन लिखें, ए सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट में लिखें ए सैटेलाइट दैट रिवॉल्व इन ए पोलर ऑर्बिट, a satellite that revolve in a polar orbit is called पोलर सैटेलाइट। दूसरा पॉइंट लिखें, ए पोलर ऑर्बिट is one whose plane is perpendicular to equatorial plane of earth, whose plane is perpendicular to equatorial plane of earth, whose plane is perpendicular to equatorial plane of earth, comma, polar orbit passes over north and south pole of earth, polar orbit passes over north and south pole of earth। जो पोलर ऑर्बिट है वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर से पास करता है। आखिरी पॉइंट इसमें लिखें, एज अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, as earth rotate about its axis from west to east, the polar satellite successively passes across the different point of earth surface, and scan the entire surface of earth,
और वो अर्थ की एंटायर सरफेस को क्या करता है, स्कैन करता है, एंड स्कैन द एंटायर सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। अब हेडिंग डालिए केपलर्स लॉ, हेडिंग डालेंगे केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ, जिसमें पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो ये कहता है कि ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। पहला लॉ जो लॉ ऑफ ऑर्बिट है वो ये कहता है कि सारे प्लैनेट अर्थ सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इलिप्स में रिवॉल्व करते हैं, जहां पर सन उस इलिप्स के किसी एक फोकस पर होता है। तो इसमें एक पॉइंट लिखिए, फिर समझाते हैं। ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, each planet moves around the sun in an elliptical orbit, in an elliptical orbit, in an elliptical orbit with the sun at one of the focus, with the sun at one of the focus as shown, sun at one of the focus as shown, कह रहे हैं जहां पर सन उस इलिप्स के किसी एक फोकस पे होता है। समझिए, जैसे मैं तुमसे कहूं ये वो इलिप्स है, ये इलिप्स है, तो इलिप्स में दो एक्सिस होती हैं, इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसे बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये बड़ा एक्सिस है, ये छोटा एक्सिस है, तो इसे कहा जाता है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, इसे कहा जाता है माइनर एक्सिस। और इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्स में दो फोकस होते हैं। मान लो इस फोकस पर हमारा यहां पे सन है, ये सन है इस फोकस पर, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस ए कॉमा 0, एक फोकस यहां होता है प्लस ए कॉमा 0। अच्छा, जो हमारा मेजर एक्सिस होता है उसका लेंथ होता है 2a, इधर a और इधर a, इधर a। अच्छा, ये दूरी कितनी है, AE, यहां तक की दूरी ये AE है, राइट। तो ये पूरा 2a होता है, और माइनर एक्सिस होता है 2b, माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b और मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, राइट। ये सन किसी भी एक फोकस पे हमने मान लिया, तो जो प्लैनेट है वो इस इलिप्टिकल पाथ पर ऐसे रिवॉल्व करता, कभी वो यहां पहुंचता है, कभी वो यहां पहुंचेगा। समझिएगा जरा, जब वो यहां होता है तो वो सन से सबसे दूर होता है, सबसे दूर वाली पोजीशन को बोलते हैं अपोजी पोजीशन, अपोजी पोजीशन। सन से प्लैनेट की सबसे दूर वाली पोजीशन अपोजी पोजीशन, और वो सन से ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर, ऐसे उसकी स्पीड यहां होगी va। अच्छा, जब वो यहां कहीं होता है प्लैनेट, तो हम यहां से इसको ज्वाइन करेंगे और इसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के अलोंग होता है, राइट। और यहां उसकी स्पीड, जब वो अपोजी पोजीशन पे होता है तो उसकी स्पीड पूरे रास्ते में सबसे मिनिमम होती है। अभी मैं ये प्रूव कर दूंगा। सबसे मिनिमम स्पीड प्लैनेट की अपोजी पोजीशन पे होती है जब वो सन से दूर होता है, राइट। अच्छा, ये दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम लोग RA बोलते हैं। तो RA कितना हो जाएगा, ये A है और ये AE है, A प्लस AE हमारा RA। जब वो यहां होता है मिनिमम दूरी पर, तो उसकी वेलोसिटी ऐसे BP पैरजी पोजीशन, जो कि मैक्सिमम होती है, इसे बोलते हैं हम लोग पैरजी पोजीशन। यानी सन से प्लैनेट जब भी सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आता है तो वो सबसे फास्ट होता है, और ये दूरी हमारा RP, यहां तक की दूरी A थी तो A माइनस AE, तो RP हो गया A माइनस AE, RA हो गया A प्लस AE। तो प्लैनेट सन के जब सबसे क्लोज होता है, पैरजी पोजीशन पे होता है, तो वहां उसकी स्पीड सबसे ज्यादा। अच्छा, जब बताओ यहां कहीं होगा तो यहां पर उसकी स्पीड वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के अलोंग कोई जनरल स्पीड होगी, राइट। अगर इसे v1 कहते हैं तो इसे v2 कहते हैं, वहां पे मिनिमम, यहां पर मैक्सिमम। तो पहला लॉ केपलर्स का यही है कि सारे प्लैनेट
सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जहां पर सन उस इलिप्स के किसी एक फोकस पर होता है। राइट। अच्छा, जो ए है, ए को हम लोग बोलते हैं पूरा मेजर एक्सिस टू है, तो ए को बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस। ए को बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, और जो बी है उसे बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस, राइट। और जो ई है, स्मॉल ई, उसे इसेंट्रिसिटी कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। राइट, कोई प्रॉब्लम? अब लिखिए दूसरा लॉ, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरिया में ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। लॉ ऑफ एरिया ही हमारा लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, राइट। तो इसमें एक लाइन लिखें, द लाइन ज्वाइनिंग द sun and planet, the line joining the sun and planet sweeps out equal area in equal interval of time, equal area in equal interval of time, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब समझो, कह रहे हैं जो सन है, जो प्लैनेट है, वो सन के अबाउट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। मतलब समझो, प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी स्पीड हर पॉइंट पे बदल रही है। कभी वो सबसे फास्ट हो जाता है, कब? जब वो पेरजी पे आता है। कभी वो सबसे स्लो होता है जब सन से दूर चला जाता है अपोजी पर। लेकिन कह रहे हैं उसके घूमते समय सन के अबाउट एरिया स्वीप करने का रेट फिक्स कांस्टेंट होता है। यानी पार्टिकल की घूमने की स्पीड तो बदल रही है, लेकिन एरिया स्वीप करने की स्पीड कांस्टेंट है। तो इसी को कुछ लोग ऐसे कहते हैं, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। मतलब समझो, ये मान लो हमारा सन है, राइट, और प्लैनेट सन के अबाउट मान लो यहां से यहां तक गया, यहां से ए से बी तक। मान लो जब वो सन के अबाउट प्लैनेट ए से बी तक घूमा, इतना घूमा मान लो dt टाइम में, तो उसने सन के अबाउट इतना एरिया स्वीप आउट किया। मान लो ये एंगल उसने बनाया डी थीटा वन एंगल उसने बनाया। तो हम बहुत ही डिफरेंशियल टाइम के लिए बात कर रहे हैं। और कभी वो सन के अबाउट यहां से सी से यहां तक घूम के आया, डी तक घूम के आया, और सी से डी तक फिर वो डी टी टाइम, उतना ही टाइम खर्च किया, और यहाँ एंगल उसने जो बनाया वो डी थीटा 2। तो कह रहे हैं ये एरिया DA2 और ये एरिया DA1 बराबर होता है। यानी वो प्लैनेट सन के अबाउट हर इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है। यानी DA1 इज इक्वल टू DA2 होता है। चाहे प्लैनेट सन से दूर हो चाहे पास हो, अगर हम यहाँ प्लैनेट को 10 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करें, तो उस 10 सेकंड में वो सन के अबाउट जो एरिया स्वीप करेगा, और यहाँ 10 सेकंड के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें, तो जो एरिया स्वीप करेगा वो लगभग बराबर होता है, वो बराबर ही होता है, राइट। तो बताइए DA1 इक्वल टू DA2, तो ये एरिया बताओ कैसे लिखा जाएगा? अगर हमने डिफरेंशियल टाइम में बात करी, तो ये रेडियस R1 और ये भी दूरी R1 लगभग, मतलब ये बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप है, डी थीटा एंगल है, डिफरेंशियल एंगल। तो बताओ इसे लिखेंगे हाफ, याद करो जरा, एरिया, सर्कुलर एरिया हाफ R² डी थीटा 1। अगर पूरा सर्कल होता तो ये डी थीटा हो जाता 2 पाई, तो ये πr² आ जाता। यहां बोलो DA2 हाफ R² डी थीटा 2। ये कैसे आया, क्लियर है? हाफ R2², ये से R2 बोला मैंने, इस दूरी को R2 कह दिया, ये R2, ये R1 है। यार ये मैं कैसे लिख रहा हूं, 2 पाई, अगर एंगल सबटेंड करता है तो πr² एरिया। तो बताओ 1 रेडियन में कितना? तो
तो ये आएगा आर स्क्वायर बाई 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो डी थीटा में कितना, तो 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, इतना एरिया। तो ये हमने यहां से लिखा है। इसमें dt से अगर हम डिवाइड कर दें तो हाफ r1 स्क्वायर डी थीटा 1/dt, और ये बना हाफ r2 स्क्वायर डी थीटा 2/dt, राइट। हाफ दोनों तरफ से हुआ कैंसिल, ये बन गया देखो r1 स्क्वायर ओमेगा 1 r2 स्क्वायर ओमेगा 2, राइट। अगर हम इसी को मास से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लैनेट के मास से, तो यहां लिखना देखना, तो ये हुआ m r1 इंटू r1 ओमेगा 1, ये m r2 ओमेगा 2, तो ये लिखा है m v1 r1 बराबर m v2 r2, तो ये लिखा है एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और ये एंगुलर मोमेंटम फाइनल। किसके अबाउट, अबाउट सन, यानी वो प्लैनेट सन के अबाउट अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखता है। अब सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों रखता है, जरा इस बात को समझो कि जब वो यहां होगा तब उस पर जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो सन उस प्लैनेट पर अपनी तरफ लगा रहा होगा। तो वो फोर्स बताइए, जो फोर्स है वो बताइए सन से ही तो पास करेगा, और फोर्स अगर सन से पास करेगा तो सन के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा। अगर किसी फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमेशा जीरो है तो उस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो प्लैनेट जब घूम रहा है सन के अराउंड तो उस पर एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और वो भी सन से पास कर रहा है। तो उस फोर्स का सन के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है, तो सन के अबाउट अगर टॉर्क जीरो है तो सन के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो प्लैनेट जब सन के अराउंड घूमता है तो उसका सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। यही हमारा सेकंड लॉ है, जो कि लॉ ऑफ एरिया कहो या लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट सन, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट सन। यहीं से देखो ये बात भी निकलती है कि जब उसकी दूरी सबसे ज्यादा होगी तो जब r बड़ा होगा तो स्पीड सबसे कम होगी, क्योंकि स्पीड इंटू आर बराबर होना है। तो जहां बताओ स्पीड, जहां पे दूरी सबसे ज्यादा वो पोजीशन अपोजी, वहां स्पीड सबसे कम, और जहां दूरी कम होगी आर कम होगा स्पीड ज्यादा होगी। तो जब वो पेरजी पे पहुंचता है तो स्पीड मैक्सिमम होती है, जब अपोजी पे पहुंचता है तो स्पीड मिनिमम होती है, यही कारण है, राइट। थर्ड लॉ लिखें, लॉ ऑफ पीरियड, हटा दें, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ पीरियड में एक लाइन लिखिए, लॉ पीरियड में एक लाइन लिखें, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट, the square of time period of planet to complete a revolution about the sun, is proportional to cube of semi major axis, proportional to cube of semi major axis of elliptical orbit, यानी t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल। जैसे t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब पढ़ते थे, तो यहाँ r की जगह a आया है। a क्या है जरा समझो, t स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखा जाए एलिप्स में दो रेडियस हैं, एक सबसे बड़ी रेडियस है RA और एक सबसे छोटी रेडियस है RP, तो ये t स्क्वायर हो जाता है R एवरेज का क्यूब। तो यहां वैसे सर्कुलर ऑर्बिट में याद करो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब होता था, इलिप्टिकल ऑर्बिट में t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R एवरेज क्यूब,
और आर एवरेज देखो क्या होगा, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर एवरेज आर पी प्लस आर ए बाई 2 का क्यूब। तो देखो जरा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आरपी कितना है, आरपी है ए माइनस ए ई, आर ए कितना है ए प्लस ए ई। तो बताओ जरा, ये हमारा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब ही तो हो जाएगा। तो ये बताओ, यही तो आ जाएगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट का टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एवरेज डिस्टेंस, और एवरेज डिस्टेंस होगा मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का हाफ, एवरेज डिस्टेंस का क्यूब। और ये बताओ बेटा, ए लिखा है, देखो जरा इसको ऐड करके आधा करो, ए आएगा तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये है हमारा लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो जब यहां प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के, याद करो अभी कांस्टेंट के निकाला था जब सैटेलाइट पढ़ रहे थे, तो ये कांस्टेंट आया था 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी, वहां एम ही था क्योंकि वहां अर्थ के अराउंड और सैटेलाइट घूमता था, यहां पर जी एम एस, मास ऑफ सन। तो ये ऑल प्लैनेट्स आर आल्सो सैटेलाइट ऑफ सन, ये सारे प्लैनेट सन के सैटेलाइट हैं क्योंकि सन के अराउंड घूम रहे हैं, और इसी को बोलते हैं केपलर्स कांस्टेंट। ये है हमारा केपलर्स कांस्टेंट, राइट। एक सवाल लिखेंगे, लिखें ए प्लैनेट, क्वेश्चन लिखिए, ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, ए प्लैनेट मूव अराउंड द सन, a planet move around the sun in elliptical orbit, in a elliptical orbit, in elliptical orbit of semi major axis A, of semi major axis A, full stop हुआ, लिखिए its maximum and minimum distance, its maximum and minimum distance from the sun, from the sun is R1 and R2, is R1 and R2, is R1 and R2. Find velocity of planet, find velocity of planet at perigee and apogee position, find velocity of planet at perigee and apogee position। तो देखो भाई, ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये सन उसके एक फोकस पर है, ये मैक्सिमम दूरी है r1 और मिनिमम दूरी है r2, यही सवाल में कहा गया है। ये वेलोसिटी यहां पर va अपोजी पोजीशन है, यही तो निकालना मैं, va ये अपोजी है, और जब वो यहां पहुंचा घूम के, यहां वेलोसिटी bp, ये पैरजी है। हमको इस सवाल में यही va और bp निकालना है, तो हमारे पास दो अननोन है, हम दो इक्वेशन बनाएंगे, राइट। तो चलिए देखिए जरा हो क्या रहा है। अच्छा, सन से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी है, यहां पर भी ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि दो अननोन है। एक इक्वेशन, ये प्लैनेट सन के अराउंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड के अलावा और कोई फोर्स तो है नहीं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो ये प्लैनेट जैसे जैसे घूमेगा इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो एक इक्वेशन हम बनाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से। तो एक एनर्जी अपोजी पोजीशन पे और एनर्जी पैरजी पोजीशन पे। तो यहां बताओ पहले अपोजी पर पोटेंशियल एनर्जी, तो सन के वजह से यहां पोटेंशियल माइनस जी एम, ये एम जो कैपिटल एम लिख रहा हूं ये मास ऑफ सन है, अपॉन R1 इंटू, अपॉन R1 इंटू, बताइए जरा, यहां इंटू में स्मॉल एम, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक, हाफ एम वी ए का स्क्वायर,
राइट। अब बताओ पेर जी पर माइनस जी एम मास ऑफ सन अपॉन R2 इंटू स्मॉल m प्लस हाफ m bp स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन समझो, जब ये यहां है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा है जो कि सन से पास कर रहा है। जब यहां है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा है, अभी भी ये सन से पास कर रहा है। तो पूरे मोशन के दौरान उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सन से पास किया, तो हम लगाने चले एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट सन, अबाउट सन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सन के अबाउट। तो जब वो यहां है तो मास प्लैनेट का, स्पीड प्लैनेट का डिस्टेंस RA, यहां से यहां तक की दूरी RA की जगह है R1, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। और जब यहां पहुंचा तो m इंटू वेलोसिटी पर जी पर, और ये R2 सेकेंड इक्वेशन। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं, अच्छा R1 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस AE, अभी अभी लिख के गए थे a प्लस AE, और R2 होगा पर जी वाला a माइनस AE। तो जब इनको तुम सॉल्व करोगे दोनों इक्वेशन को, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जो अच्छे स्टूडेंट को याद होते हैं। पर जी पर स्पीड, बताओ पर जी पे स्पीड क्या होती थी, मैक्सिमम, क्योंकि सबसे क्लोज होता था। तो देखिए ये आता रूट जी एम बाई ए सेमी मेजर एक्सिस। यहां पे अब याद रखो, एक में R1 बाई R2, एक में R2 बाई R1। तो जब पर जी पे है तो स्पीड मैक्सिमम, तो ऊपर डिस्टेंस बड़ी वाली, और बड़ी डिस्टेंस है R1 अपॉन R2। तो कुछ लोग ऐसे याद करते हैं इसको, रूट के अंदर जी एम बाई ए, इधर R ऑफ अपोजी अपॉन डिस्टेंस ऑफ पर जी, ऐसे याद कर लेते हैं। जब यहाँ पर जी है तो यहाँ RA बाई RP है, क्योंकि ये स्पीड मैक्सिमम है तो यहाँ दूरी बड़ी वाली होगी, ऊपर नीचे छोटी वाली दूरी। और अगर यही अपोजी पर है तो रूट के अंदर जी एम बाई ए, ये जी एम मास ऑफ सन है, ए सेमी मेजर एक्सिस, और ये R2 बाई R1, और ये निकल के आता है रूट के अंदर जी एम बाई ए, और इधर मल्टीप्लाई में आएगा RP बाई RA। तो नीचे बड़ा डिस्टेंस, ऊपर छोटा डिस्टेंस, क्योंकि ये आना है मिनिमम और ये आना है मैक्सिमम। और इनको हम चाहें तो सेंट्रिसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। रूट के अंदर जी एम बाई ए, RA बताओ कितना होगा, RA हो जाएगा A प्लस AE। तो ये बताओ A प्लस AE, A माइनस AE, A कट जाएगा तो 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E, और ये नीचे वाला रिजल्ट हो जाएगा रूट के अंदर जी एम बाई ए, ये हो जाएगा 1 माइनस E, और ये 1 प्लस E। आंसर नोट कर लीजिए। राइट, ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये टॉपिक यहां पर खत्म होता है। अब हम लोग अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आते हैं।